नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्य वंश का अध्ययन करें, मौर्य वंश के तहत अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। प्रथम शासक कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य होता है। उसके पश्चात उसका लड़का कौन होता है? बिंदुसार। बिंदुसार के पश्चात कौन होता है शासक मौर्य वंश का? सम्राट अशोक। ये मुख्यतः तीन शासक जो मौर्य काल में महत्वपूर्ण होते हैं। परवर्ती शासक यानी कि इसके पश्चात अशोक के पश्चात के शासकों के बारे में, मौर्य शासकों के बारे में हमें कम ही जानकारी मिल पाती है। अगर बात की जाए तो उनकी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इन तीन शासकों का काल जो मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके तहत हमने सम्राट अशोक के काल के बारे में पढ़ा। तो आज हम सम्राट अशोक की अगर बात की जाए, अशोक की जो धर्म नीति है, धम्म विजय जो नीति उसके द्वारा अपनाई जाती है, आज उस नीति की जो आलोचना क्यों की गई है इतिहासकारों के द्वारा, उस नीति के बारे में जो इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या बातें कही गई है, क्योंकि कई इतिहासकारों के द्वारा ये सम्राट अशोक पे आरोप लगाया गया है कि अशोक की यही धर्म विजय नीति के कारण आगे जाकर जो मगध की स्थिति क्या हो जाती है, पतोन्मुख हो जाती है, यानी कि जो पतन की ओर उन्मुख हो जाता है मगध साम्राज्य। और इसके पीछे ये अशोक की धर्म विजय की नीति जो जिम्मेदार होती है उसके बारे में आज जानेंगे। उसके अलावा सम्राट अशोक का जो इतिहास में स्थान है उसके बारे में हम देखेंगे। इतिहास में खूब महत्वपूर्ण स्थान हमें देखने को मिलता है सम्राट अशोक की अगर बात की जाए तो। आज भी इतिहास में वाकई में सम्राट अशोक का नाम एक अलग ही है और सम्राट अशोक की जो ऐतिहासिक भूमिका अलग ही है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा मौर्य वंश जो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल भारत के लिए वाकई में काफ़ी जो गौरवपूर्ण शासनकाल रहता है। और सम्राट अशोक का शासनकाल तो मुख्य तो वाकई में गौरवपूर्ण शासनकाल रहता है। जो बात की जाए तो सम्राट अशोक का शासनकाल कब प्रारंभ होता है? 273 ईस्वी में इसके द्वारा जो सिंहासन पर अधिकार तो कर लिया जाता है, लेकिन 269 ईस्वी में इसका क्या होता है, ईस्वी पूर्व की घटना है। ईस्वी पूर्व क्या होता है, जो इसका राज्याभिषेक होता है, वहाँ से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक जो बीसी, समझ गए ना, बीसी यानी ईस्वी पूर्व की घटना ये रहती है, तब तक इसका शासनकाल रहता है। मुख्यतः आज अशोक के शासनकाल में जो उसकी धर्म विजय की नीति अपनाई गई, उसकी आलोचना किस आधार पर इतिहासकारों के द्वारा की गई है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर है, जाने माने इतिहासकार है। इतिहास के विषय में काफ़ी जो इनका जो रिसर्च अध्ययन रहा है 100 दिन के द्वारा खूब किया गया। तो डॉक्टर भंडारकर महोदय द्वारा जो बात की गई है और अशोक की जो बात की जाए, इसे धर्म विजय नीति की आलोचना उनके द्वारा की जाती है। किसके? डॉक्टर भंडारकर के। डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि इसके अशोक के द्वारा जो शाक्य विजय के स्थान पर जो धर्म विजय की शुरुआत की, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी आपको याद होगा, जैसे कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध होने के पश्चात जैसा कि अशोक के समय देखा गया कि इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, 1 लाख लोग मारे जाते हैं, लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया जाता है, कई लोग घायल हो जाते हैं। उससे क्या होता है, सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और भीषण नरसंहार देखकर उसका हृदय द्रवित होकर पिघल जाता है। तो उसके द्वारा कलिंग विजय के पश्चात ये निश्चय कर लिया जाता है कि आगे से वह शस्त्रों से लड़ाई कभी नहीं लड़ेगा और उसकी जगह जो उसके द्वारा धर्म विजय का जो मार्ग अपना लिया। धर्म विजय के बारे में हम धर्म विजय नीति के बारे में हमने जाना था। मूलतः जो ये वैचारिक जीत होती है, किसी तरीके से अगर बात की जाए, किसी को अपने सिद्धांतों में जो बात की जाए परिवर्तित करना, अपने सिद्धांतों को मनवाना, ये अपने विचारों को किसी को अब समझाना, यही बात इसमें मूलतः धर्म विजय की नीति में मानी जाती है। हालांकि धर्म विजय और धम्म विजय में काफ़ी फर्क रहता है, जिसके बारे में हमने पीछे की क्लास में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब इसके बारे में डॉक्टर भंडारकर महोदय क्या कहते हैं? डॉक्टर भंडारकर महोदय कहते हैं कि जो दिग्विजय नीति थी, दिग्विजय की नीति थी, जो बिंबिसार के समय शुरू होती है, बिंबिसार के समय शुरू होती है, अंग विजय से
जैसा कि हमने देखा, और इसके पश्चात जो कलिंग विजय के पश्चात क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कलिंग विजय किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा की जाती है। तो उस दिग्विजय नीति के स्थान पे अशोक द्वारा जो धर्म विजय नीति अपनाई गई, उसके आध्यात्मिक यानी धार्मिक क्षेत्र में तो परिणाम अच्छे निकले, लेकिन राजनीतिक परिणाम बहुत बुरे निकले, क्योंकि आगे जाकर इनके द्वारा कहा जाता है कि मगध का क्या हो जाता है, विकास रुक जाता है और मगध साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। हालांकि कई इतिहासकारों के द्वारा इसके पीछे जिम्मेदार अशोक को नहीं बताया गया है, लेकिन डॉक्टर भंडारकर महोदय द्वारा इस धर्म विजय की नीति को ही इसका जिम्मेदार बताया गया। उनका मानना है कि अशोक के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र रख दिए जाते वह मगध साम्राज्य के लिए आगे जाकर क्या होते, हानिकारक सिद्ध होते और मगध साम्राज्य जो समाप्त हो जाता है। उसके अलावा जायसवाल महोदय हैं इतिहासकार, इनके द्वारा कहा गया जिस व्यक्ति को बोले भिक्षु बनना चाहिए तो वो राजा बन गया। अरे भाई, जो अशोक के सिद्धांतों की अगर बात की जाए, धर्म विजय नीति अपनाने के पश्चात उसके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाता है। उसके आधार पर जायसवाल द्वारा कहा गया, के.पी. जायसवाल महोदय इतिहासकार ये कहते कि ये तो सरासर गलत हो गया। जिस व्यक्ति को भिक्षु यानी कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था वह राजा बन जाता है, जिससे आगे जाकर जो मगध साम्राज्य के लिए उसके परिणाम हानिकारक सिद्ध होते हैं। उसके अलावा राय चौधरी है, इनके द्वारा जो अपने विचार प्रकट किए गए हैं, ये कहते हैं अशोक के द्वारा जो शाक्य विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति अपनाई जाती है, उसके परिणाम आगे जाकर जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, अशोक की मृत्यु होने के पश्चात उसके राजनीतिक प्रभाव सामने आते हैं और ये जो मगध साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ये किनका कहना है, राय चौधरी। ये आलोचना करते हैं अशोक की जो धर्म विजय की नीति अपनाई गई। ये कहते हैं कि अशोक ने जो तलवार रख दी थी वह सरासर गलत थी, क्योंकि किसी भी साम्राज्य या किसी राज्य के लिए ये जो सैन्य बल क्या होता है, प्रमुख आधार होता है। अगर ये इसके द्वारा जो अपने सैन्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता है या युद्धों में भाग नहीं लिया जाता, तो आगे जाकर उस राज्य के जो परिणाम बुरे होते हैं। यही कहा गया है इनके द्वारा कि इसके आधार पर ही जो अगर बात की जाए तो आगे जाकर मगध साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इसके अलावा कई इतिहासकारों के द्वारा इसके समर्थन में भी अपने मत प्रतिपादक हैं। अशोक की धर्म विजय की नीति को जिम्मेदार नहीं बताया गया। उनका कहना है कि अशोक की धर्म विजय की नीति जो मगध साम्राज्य के जो पतन के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। और इसमें जो बरुआ महोदय है, इन्होंने कहा है, एक बरुआ महोदय इतिहासकार है, ये कहते हैं कि मगध साम्राज्य के पतन के लिए न कि सम्राट अशोक जिम्मेदार था, मगध साम्राज्य के पतन के लिए जो अशोक के होने वाले उत्तराधिकारी जिम्मेदार थे, क्योंकि वो उत्तराधिकारी कमज़ोर होते हैं, जिसी कारण से आगे जाकर मगध साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ये बरुआ महोदय के द्वारा बात कही गई। हालांकि जो डॉक्टर भंडारकर, जायसवाल और राय चौधरी ये कहते हैं कि अशोक की धर्म विजय नीति के कारण जो आगे जाकर जो मगध साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इतने विशाल साम्राज्य में जो एकाएक अशोक के द्वारा जो इस युद्धों का त्याग कर दिया जाता है, जिसके परिणाम आगे जाकर हानिकारक होते हैं। हालांकि अवध बिहारी लाल श्रीवास्तव है एक इतिहासकार, इनके द्वारा कहा गया है अवध लाल की जो अशोक के द्वारा जो धर्म विजय की नीति अपनाई गई थी, उसका सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर बात की जाए, सांस्कृतिक इतिहास में उसकी महत्वपूर्ण देन रहती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार होता है, यानी कि आज भी तुम देखो जावा, सुमात्रा, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, इन देशों में जो भारतीय संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं, उनके पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका सम्राट अशोक की इस धर्म विजय की नीति की रहती है। क्योंकि दूसरे देशों तक अपने विचारों को और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक के द्वारा कई जो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं, अनुयायियों को प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। तो उसी दौरान जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और इसी वजह से जो सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जो देन इसकी रहती है। तो ये तो धर्म विजय नीति की आलोचना हमें इस आधार पर देखने को मिलती है। उसके अलावा सम्राट अशोक का इतिहास में स्थान, इतिहास में अगर स्थान तुम देखो आज भी, तो अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल, आज भी देखो, आज जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में तुम देखोगे अशोक का जो सारनाथ का चिन्ह, अशोक का सारनाथ स्तंभ है, उसी में जो सिंह है जो आपस में पीठ से जुड़े, उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो क्या दी गई है,
जो पहचान दी गई है और उसे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह उसे माना गया। तो इससे से आप अंदाज लगा सकते हो कि अशोक का इतिहास में जो क्या स्थान है। आज भी तुम देखोगे अशोक के द्वारा जिन स्तंभों को, पिलरों को बनाया गया था, उन पिलरों को आज भी भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में जो सम्मिलित किया गया। तो इसके आधार पर इतिहास में इसका इतिहास स्थान तुम स्वतः ही अंदाज लगा सकते हो। वाकई में सम्राट अशोक जो दुनिया के महान शासकों में गिना जाता है, जिसके बारे में अगर जितनी बात की जाए उतनी कम है, और उसकी महानता की जितनी चर्चा की जाए वो वाकई में कम, उसके लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा देखा आपने जो उस समय उसके साम्राज्य की यानी उसके राज्य की सीमाओं का जो विस्तार देखने को मिलता है। आज भी अफ़गानिस्तान, ईरान के क्षेत्र में तुम देखोगे अशोक के पिलर हमें स्तंभ मिलते हैं, जिन पे जो क्या है अभिलेख खुदे हुए, और भारत के कई क्षेत्रों में कोनों कोनों में जो अशोक के स्तंभ यानी भारतीय राष्ट्र को उस समय जो एकता के सूत्र में बांधने का कार्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, वो आगे के शासकों में अगर तुलना की जाए तो इतना देखने को नहीं मिलता है। वही जो एक सम्राट अशोक के समय हमें देखा जाता है कि भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया जाता है, संपूर्ण भारत को उसके द्वारा, और इसकी महानतम सम्राटों में गणना की जाती है। इसीलिए सफल विजेता रहता है। ये भी हमने देखा जो कुशल प्रशासक है, इसके समय के दौरान हमने देखा सम्राट अशोक के द्वारा कभी भी अपने समय में कोई भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होता है, और साम्राज्य का उसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वाकई में काबिल तारीफ है। हालांकि जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, तो उसके द्वारा सम्राट अशोक के समय में हमने देखा कि उसके द्वारा अपने साम्राज्य का सफलतापूर्वक क्या किया जाता है, प्रशासन किया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी सफलता रहती है, और वाकई में ये एक धर्म का ज्ञाता था सम्राट अशोक, और प्रचारक व संरक्षक से हमने देखा कि किस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसके द्वारा बढ़ चढ़ कर क्या लिया जाता है, भाग लिया जाता है, अपनी भूमिका निभाई जाती है। बौद्ध धर्म का एक संरक्षक भी रहता है। ये होते हुए भी इसके द्वारा ये इसकी वाकई में महानता थी कि सभी धर्मों का इसके द्वारा क्या किया जाता है, समान रूप से जो उनके प्रति है जो श्रद्धा प्रकट की जाती है, सभी धर्मों का सम्मान इसके द्वारा किया जाता है। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, इसके द्वारा ये बात कही गई थी अपने ही अभिलेखों में, अगर कोई व्यक्ति बिना ही कारण किसी दूसरे धर्म की निंदा करता है तो ऐसा करते हुए वह अपने धर्म को ही क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो वाकई में इसके जो धार्मिक विचार थे वो भी काबिल तारीफ थे। सम्राट अशोक के द्वारा सभी धर्मों के प्रति जो समानता का दृष्टिकोण अपनाया गया, किसी पे ये जो बौद्ध धर्म उसके द्वारा थोपने का प्रयास नहीं किया जाता है। और इसी कारण जो सम्राट अशोक की तुलना जो इतिहास के और बात की जाए विश्व के कई शासकों के से भी की जाती है, जिसमें रोमन सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन, इससे भी तुलना की जाती है कि धर्म प्रचारक के रूप में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के अशोक के द्वारा जो भाग लिया गया, उसके आधार पे जो रोमन सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन है, कॉन्स्टेंटाइन है, इससे क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ये एक सिर्फ धार्मिक आधार पर तुलना की जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्स्टेंटाइन है ये तो काफ़ी क्रूर और अत्याचारी शासक रहता है। ये जो इसकी अशोक की तुलना करना वाकई में जो काफ़ी मुश्किल कार्य है। जो ऐसे जो दुनिया के शासकों से बात की जाए, फिर भी जो कुछ गुणों के आधार पे जो अलग अलग शासकों से तुलना की गई, खलीफा उमर, यानी कि जिस तरीके से खलीफा उमर के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया था, विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जाता है, उसी तरीके से जो सम्राट अशोक के द्वारा भी अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जाता है। अकबर की जो सहिष्णुता की नीति सभी धर्मों के प्रति बात की जाए, उसके आधार पे जो अकबर की तुलना जो सम्राट अशोक यानी कि सम्राट अशोक से की जाती है, अकबर की तुलना। इस तरीके से जो दुनिया के कई महान शासक हैं उनसे तुलना सम्राट अशोक की जाती है, लेकिन उन सभी महान शासकों के जो सम्मिलित रूप से गुणों का समायोजन हमें सम्राट अशोक में अलग ही रूप से देखने को मिलता है। वाकई में ये काफ़ी जो सैन्य पराक्रमी शासक था, जैसा कि हमने देखा तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। जो तक्षशिला के विद्रोह को पहली बार सुसीम के द्वारा अशोक के द्वारा दबाया जाता है, दूसरी बार सुसीम को भेजा जाता है, लेकिन वो उसे दबाने में असफल होता है तो अशोक को भेजा जाता है। और बिंदुसार के समय ये विद्रोह होता है, उसी दौरान सम्राट
अशोक के द्वारा जो बात की जाए सफलतापूर्वक जो तक्षशिला के विद्रोह का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। ये राजकीय अधिकारियों के विरुद्ध में जो वहाँ की जनता के द्वारा किया गया था। और उसके अलावा जो कलिंग विजय में जो सम्राट अशोक के द्वारा जो कलिंग की विजय सफलतापूर्वक कर ली जाती, ये उसके सैन्य पराक्रम को दर्शाते हैं। तो मूल रूप से जो वाकई में काफ़ी कठिन कार्य है कि सम्राट अशोक का जो बात की जाए, एक जो मूल्यांकन करना है, जो हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। और उसके में अगर बात की जाए तो एक इतिहासकार हैं H.G. वेल्स, उनकी बात यथार्थ प्रतीत होती है। ये कहते हैं कि दुनिया भर के इतिहास में अगर बात की जाए, कई शासकों के नामों से इतिहास के पन्ने काले हो रखे। उन पन्नों में जो सम्राट अशोक का नाम है वो वाकई में एक नक्षत्र के भांति जो हमेशा चमकता रहता है। ये बात इनके द्वारा कही गई। किसके द्वारा? H.G. वेल्स के द्वारा। और ये बात बड़ी सटीक बैठती है कि लाखों राजाओं के नामों से इतिहास के पन्ने काले हो रखे हैं, उन्हें अकेला अशोक का नाम एक नक्षत्र के भांति चमकता है। बोले इतिहास के पन्नों में तुम झांक के देखोगे तो लाखों राजाओं के नाम मिलते हैं, लेकिन सम्राट अशोक का नाम ऐसा है जो एक नक्षत्र के भांति, जिस तरीके से ग्रह तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उसकी भांति अलग ही चमकता रहता है। ये बात वाकई में काफ़ी सटीक बैठती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए अशोक की धर्म विजय की नीति और अशोक का इतिहास में जो स्थान है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। धर्म विजय की नीति की जो आलोचना इतिहासकारों के द्वारा किस आधार पर की जाती है और मगध साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार अशोक की धर्म विजय की नीति को जो ठहराया जाता है। उसके अलावा सम्राट अशोक का जो इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहता है, कई शासकों के, जो दुनिया के महान शासकों के साथ इसकी तुलना की जाती है। उसके अलावा जो H.G. वेल्स महोदय के द्वारा जो बात कही गई है कि इतिहास के पन्नों में जो बात की जाए तो कई लाखों राजाओं के नामों से वो काले हो रखे, लेकिन उनमें से जो सम्राट अशोक का नाम है वो एक नक्षत्र के भांति चमकता रहता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और भी किसी तरह के आपके डाउट हो तो आप जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि घर पर आप समय का सदुपयोग करते हुए और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से रखेंगे, यही उम्मीद करता हूं। और इसके साथ ही जो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है और आगे की क्लास में जो हम अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।